हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपसे वो नहीं पूछूंगी हाउ इज़ योर जोश मीटर और क्या है, जोश है कि नहीं है। बेटा, पढ़ने और बोर्ड के एग्ज़ाम में ख़ास करके मुझे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ योर इंटरनल मोटिवेशन। क्या आपको आपका आगे का फ्यूचर, अपना करियर के लिए पढ़ना है, आपके अंदर वो आपको मोटिवेट करता है। मैं नहीं मोटिवेट करूँगी आपको, ठीक है। मैं जस्ट आपकी हेल्प करूँगी। आई विल बी एट द सपोर्टिव, आपके लिए अच्छा सा मैटर लेके आपको अच्छे से समझाऊंगी। पर अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को फोकस्ड रखना, दैट्स योर जॉब, ठीक है। चलिए, आज हम एक बेटा, पहले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये बताओ बेटा, ये आप देख रहे हो, पिछली वीडियो में हमने बेटा पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधी चलती है। अब आज मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ पे लाइट आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या टूट गई पेंसिल पानी में जाकर? व्हाट इज दिस? क्यों ये यहाँ पे टूटी हुई नजर आ रही है? ये एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर नजर आ रहा है ना आपको, ऐसे कि यहाँ से टूटी हुई है बीच में। और एक चीज और, एक जादू और दिखाती हूँ आपको। ये बताओ, ये आपको दिख रहा है बेटा? इज इट विजिबल? ये इसका, ये बताओ मुझे, इस एरो का किस साइड में वो है, डायरेक्शन है, लेफ्ट या राइट? बताओ। लेफ्ट, हाँ, इट्स लेफ्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना बेटा। अब मैं इसको ऊपर हवा में आप देखो तो लेफ्ट दिख रहा है। अब मैं इसको धीरे 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 नीचे ले जा रही हूँ पानी में। अब मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है? अब क्या इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? अब क्या रही? पहले तो लेफ्ट थी, अब क्या हो गई है? अब बताओ आप। राइट? इज इट राइट नाउ? तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हुआ, पानी ने ऐसे क्या जादू मार दिया कि लेफ्ट का राइट डायरेक्शन हो गई। तो चलिए, अब हम उसी के बारे में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि लाइट मुड़ क्यों जाती है भाई, हैं? अच्छी भली चल रही होती है, ये मुड़ क्यों जाती है और कब मुड़ती है? और ये जानने के लिए बेटा, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप बाद में भी पढ़ोगे। व्हाई स्काई लुक्स ब्लू, व्हाई रेनबो इज फॉर्म्ड, ये सारे, ठीक है। तो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है बेटा? जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। आप ये बताओ, ये कौन सा मीडियम है? ये ट्रांसपेरेंट है ना। और अगर इसको देखूं, ये ओपेक है। ओपेक में आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, पर ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन बेटा? दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन, कब बेंड करती है? चलिए, अब हम इसमें देखते हैं कि लाइट बेंड कब करती है, क्यों करती है, क्या रीज़न है। भाई, अभी तक तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके मैम, पिछले लेक्चर में तो आप कह रहे हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, आज आप कह रहे हो लाइट बेंड करती है, डायरेक्शन चेंज करती है। तो क्यों भाई, ये क्या हो गया लाइट को, बैठे बैठे उसके दिमाग को? चलिए, तो अब आप इसके पीछे हम बता रहे हैं, ये रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, कब चेंज करती है? व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जैसे कि कब, अब देखो यहाँ पे, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि लाइट, इधर ध्यान से देखो बेटा, ऊपर मीडियम है एक हवा, नीचे पानी, यानी ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट गई, देख रहे हो बेटा,
तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, इमेजिनरी लाइन है जो। तो आज हम उसी को देखते हैं। तो आज आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कई फिनोमेना पता चलेंगे। क्या क्या पता चलेगा? अभी जो ये मैंने आपको दिखाया, दिख रहा है बेटा कि पानी में अगर आपने पेंसिल रखी तो वो वहाँ पे टूटी हुई सी लगती है। ऐसे ही अगर आप स्विमिंग पूल में देखोगे बेटा, लगेगा कोई गहरा तो नहीं है ज़्यादा, ये तो बड़ा ऊंचा से शैलो है, पर जब आप पानी में पैर डालोगे लगेगा अरे ये तो बहुत गहरा है। हमें बड़ा अपरेंट जो उसकी डेप्थ है वो काफ़ी ऊपर दिखती है, क्योंकि वो एक्चुअल नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और आप अगर फिश आप उसमें देखोगे पॉन्ड में या रिवर में, ऐसे लगेगा फिश ऊपर ऊपर ही है सारी, पर वो ऊपर नहीं होती, काफ़ी डीप होती है। ये क्या है? इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप अगर कॉइन डालोगे पानी में, ऐसे लगेगा बिल्कुल ऊपर ही पड़ा है कॉइन, ज़रा सा हाथ डालेंगे और निकल आएगा, पर जब पानी में काफ़ी डीप हाथ जाना पड़ता है तो ऊपर दिखता है वो। तो ये सारे जो मैं आपको फिनोमेना अभी आपको मैंने बताए, these are why this thing happen, it is because of refraction of light, that is bending of light। चलिए अब हम अभी मैंने आपको एक ये दिखाया था ना बेटा कि वाटर में आप देख रहे थे एरो की साइड लेफ्ट साइड में था, और जब आपने देखा, जब हमने उसमें गिलास में पानी डाला तो पानी के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इट्स ऑल्सो ड्यू टू, क्यों डायरेक्शन चेंज हो गई? इट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आपको याद होगा लेटरल इन्वर्जन मिरर में भी था, हमने पिछले वीडियो में समझाया ना, अच्छे से बताया आपको। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, इट इज रिफ्रैक्शन। चलिए इसको भी अभी हम डिटेल में अभी करेंगे। तो अब बेटा हम नाउ वी आर एक्चुअल, अब वी आर स्टडिंग कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, क्यों होता है ये। लाइट रेज बेटा देख रहे हो आप, अभी जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये एक मीडियम है ना बेटा, ये दूसरा मीडियम है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, देख रहे हो आप, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। और यहाँ आप देख रहे हो ये एक एंगल पे मुड़ जाती है, ठीक है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, वी कॉल इट एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, वी कॉल इट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम इसको देखें अगले उसमें, अब देखते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखा बेटा? वाई रिफ्रैक्शन हैपन्स, क्यों होती है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स स्पीड चेंजेस। भैया ये तो इतनी तेज दौड़ती है, जब इसको लाइट को कहते हैं ना, स्पीड बहुत पसंद है। वो था ना बेबी को बेस पसंद है, यहाँ बेबी को बेस नहीं पसंद, यहाँ बेबी को स्पीड पसंद है, लाइट को। इसको बहुत स्पीड पसंद है। ये कहाँ अच्छा से दौड़ती है? जब इसको खाली या तो एयर हो या वैक्यूम हो। कहती है मुझे कुछ भी ना बीच में इम्पेडिमेंट्स या कुछ बाधाएं नहीं चाहिए, मुझे आराम से दौड़ने दो। पर जब इसकी स्पीड कब चेंज हो जाती है? जब डेंसिटी मीडियम की चेंज हो जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी स्पीड चेंज होती है, जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो डायरेक्शन भी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या लाइट असल में बेंड करी है? नहीं, उसने डायरेक्शन चेंज की है, वो बेंड नहीं हुई। तो एक्चुअली जब हम ये डेफिनेशन लिखते हैं ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, it the better version should be change in direction of light from one transparent medium to another। चलिए अगले हम उसमें चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है बेटा, लाइट का ये बिहेवियर क्यों है, क्यों रिफ्रैक्शन कर रही है, क्यों अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है?
इसका ना बेटा एक एनालॉजी यूज़ करते हैं। आप देखो, अगर आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, बहुत अच्छा वो रोड है तो बहुत तेज़ चल रही है, पर आगे आप देखते हो कुछ उबड़ खाबड़ जगह आ गई, यानी खेत वेत आ गए, तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और फिर आप देखोगे आगे सैंडी पूरा डेजर्ट एरिया आ गया, तो गाड़ी की स्पीड और भी कम हो जाएगी। ठीक ऐसे ही लाइट भी काम करती है। यहाँ देखो एक बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि मान लो ये लाइट है हमारी, ठीक है, यानी ये कार के फॉर्म में। अब ये अच्छे वाले रोड पे आ रही थी, पर आते आते आप देख रहे हो ये मडी एरिया में आ गई, कीचड़ में आ गई। अब कीचड़ में एक इसका पहिया पहला व्हील आया, एक तो आ गया कीचड़ में, अभी दूसरा उसमें था, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देख रहे हो आप, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो व्हेन वन पार्ट ऑफ द कार एंटर्स मड फर्स्ट, इट स्लोज डाउन, धीरे हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस द होल कार टर्न्स, धीरे होने पर कार अपने आप मुड़ जाती है। लाइट बिहेव्स इन द सेम मीडियम, जब वो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो एक साइड जो है इसका स्लो होता है, तो ये बेंड हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होता है। अब एक कोई बच्चा ये कहेगा, मैम कार और उसमें तो फर्क होता है ना, लाइट में लाइट वेव है, आप कार से तुलना कर रहे हो, और कार जो एक मैटर है। यू आर वेरी राइट कि कार में और वेव में तो फ़र्क है। अब कहाँ फ़र्क आता है, कैसे है, पर कैसे सिमिलर है वो भी आप ध्यान से देखो कि अब कार यहाँ पे रोड पे थी, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको वेव फ्रंट एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, वेव भी तो ऐसे चलेगी, वेव फ्रंट, वेव मूव कर रही है। अब यहाँ से जैसे ये मड में आई, देख रहे हो बेटा, मड में आई, अब यहाँ ये किस में आई है वेव, ये आई वाटर में आई। वाटर जो है उसमें इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये इसमें आई। अब देख रहे हो आधा ये एंटर कर गई वाटर में, जैसे ये मड में एंटर करी, ऐसे ही तो ये बेंड हो गई, डायरेक्शन चेंज हुई, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हुई। अब आधा अंदर चली गई, अब देख रहे हो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टिल्ट होने की वजह से वेव फ्रंट में, बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ वेव फ्रंट, द डायरेक्शन ऑफ लाइट विच इज परपेंडिकुलर टू द वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस। सो लाइट क्यों बेंड करती है, बिकॉज स्पीड चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस when one part enters a different medium first। तो चलिए अब हम अगला चलते हैं। अब आप देखो रिफ्रैक्शन देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे आ रही है रेयरर मीडियम यानी एयर से, और जा रही है वाटर में। अब इसकी स्पीड हो गई कम। जैसे एक बच्चा कोई दौड़ रहा है, यहाँ देख रहे हो ये बच्चा सड़क पे अच्छे से तेज दौड़ रहा है, पर आगे जो देखा कि सारा सैंडी एरिया आ गया, सारा ही बिखरा पड़ा है, सारी सैंड्स और वो है, तो ये स्लो हो गया, उतना नहीं तेज दौड़ पा रहा जितना कि पहले दौड़ रहा था। अब उसी स्पीड को चेंज करने के उसमें ये अंदर की ओर मुड़ जाता है। तो ये हमेशा याद रखो बेटा, light enters from when light enters from rarer medium to the denser medium, speed of light decreases। अरे जब ज़्यादा डेंसर मीडियम में जा रही है तो स्पीड कम होगी, जब स्पीड कम होगी इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो रेयरर से जब भी डेंसर में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। गुड, सो लाइट बेंड्स बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेस। चलिए अब हम इसका रिवर्स केस देखते हैं बेटा। अभी तो आपने देखा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स व्हाट, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बेटा, माइंड दिस वर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी।
ऑप्टिकल डेंसिटी जो है नॉर्मल जो मास डेंसिटी से डिफरेंट होती है। लाइट ने ना अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उसको कुछ नहीं लेना देना किसी भी उससे कि क्या दूसरी डेंसिटी होती है, उसको कुछ नहीं लेना देना। उसकी डेंसिटी अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ उसने। तो अब हम आ रहे हैं कि अब पानी मान लो ये लाइट डेंसर मीडियम से, अगर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होगा? तो उल्टा होगा जी। पहले रेयरर से डेंसर में आई थी तो इट वाज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। अब उल्टा है, डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ लाइट क्या थी? कम हो गई थी ना। एयर में तो इसकी है ज़्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर जैसे ही ये अंदर पानी में गया तो इसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई और अब ये पानी के अंदर से बाहर आ रही है तो स्पीड ज़्यादा हो गई। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इट विल बी मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे रिवर्स केस हो गया। लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाती है, स्पीड लाइट की बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती तो क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे आपने कभी बेटा ध्यान दिया होगा कि फिश जब आती है ना बाहर, कुछ आपने देखा होगा ना, डॉल्फिन का शो भी होते हैं कई सिंगापुर वगैरह में। ये वहाँ डॉल्फिन के शो में आपने देखा होगा ऐसे वो जंप मारती है। ये हमेशा इट इज़ मूविंग, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जाती है, इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। स्पीड बढ़ने से क्या हुआ? इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि स्पीड का तो अब आपको समझ आ गया होगा कि स्पीड अगर बढ़ती है तो इसकी मूवमेंट, आप बताओ, स्पीड बढ़ती है तो इट विल मूव, क्या करेगी? स्पीड बढ़ने से क्या होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गई तो स्पीड कम होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात अभी हम करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो अभी आपने देखा, ये 2 केस आपने देखे बेटा, डू यू रिमेंबर? 2 केस अभी हमने देखा। पहले देखा आपने रेयरर से जब डेंसर में जा रही है इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देख रहे हो, आराम से बच्चा दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, पर जैसे ही उसको मडी या उस एरिया में आया तो उसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो इट स्लोज डाउन, इसकी स्पीड कम हो गई, स्लो हो गया, तो इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हेयर। यहाँ इसका उल्टा आपने देखा अभी कि अगर अंदर से लाइट है तो यहाँ पे पहले बेचारी को चलने में बड़ी मुश्किल हो रही है, पर जब एयर में आएगी अच्छे से मूव कर पाएगी, अच्छे से मूव कर पाएगी। तो एंगल आर जो है इट विल बी मोर देन एंगल आई। देख रहे हो, ये जो रिफ्रैक्शन है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will be angle of more than the angle of what? Angle of, बताइए, angle of incidence। तो यहाँ आपने देखा लाइट बेंड्स बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेस। ये बेटा ये तो याद कर लो, लाइट क्यों मुड़ती है? लाइट मुड़ती है उसको जब ज़्यादा डेंसिटी मिलती है या कम डेंसिटी मिलती है। उसको डेंसिटी का है कि भैया मुझे अच्छी सी स्पीड चाहिए, मेरे उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए चलने में। तो गोल्डन लाइन आपने याद रखना है मेमोरी कार्ड कि अगर डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और इसका अपोजिट होगा दूसरे केस में। चलिए अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेटा टॉपिक है, हर साल बच्चे उनसे पूछा जाए बेटा कौन सा आप चाहोगे मैं रिपीट करूं आपको जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो कहेंगे मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं समझ आ रहा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऐसा हवा बना हुआ ना सब बच्चों के लिए। चलिए अब मैं इसको बहुत इजी बना के आम भाषा में आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपको लगे कि अरे ये तो मक्खन मलाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या ऐसी बात थी, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी आपने देखा बेटा कि इसको चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए उसको अपनी स्मूथ जगह चाहिए जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो। जहाँ बढ़ गई उसको चलने में मुश्किल होती है, स्पीड कम हो जाती है और वो कहती है कि अरे डिफ़िकल्टी है यहाँ चलने में। पर वो सबसे अच्छी कहाँ पे चलती है? वैक्यूम में या एयर में। ठीक है, अब आप देखो एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। व्हाट इज द इट इज द मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी अभी बताया मैंने आपको कि जितनी उसको चलने में डिफ़िकल्टी हो रही है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। कितना डिफ़िकल्टी, आप अगर तेज़ी से सड़क पे दौड़ लेते हो, पर अगर आपको कहा जाए कि बेटे ये सामने सैंड पड़ी है, सैंड के ऊपर दौड़ के दिखाओ, आप कहोगे एकदम कहाँ दौड़ा जाएगा सैंड पे, तो मुश्किल होती है ना डिफ़िकल्टी। आप कहोगे इसमें तो बहुत डिफ़िकल्ट है भैया सैंड पे दौड़ना। हम कहे अच्छा चलो सैंड पे नहीं तो वो सामने खेत आ रही है ना, खेतों में दौड़ के दिखाओ। आप कहोगे इतने प्लांट्स बीच में मेरे को इतने रोक रहे हैं, मैं कैसे दौड़ूंगा या दौड़ूंगी, मैं नहीं हो पाएगा। यानी आपकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया दौड़ने के लिए। ठीक ऐसे ही इसको दौड़ना पसंद है लाइट को, पर अगर ऑप्टिकल डेंसिटी जो जिस मीडियम पे उसने दौड़ना है वो मीडियम उसके लायक नहीं है या उसको डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है, तो हम कहेंगे उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। कितनी डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है। अब सबसे अच्छा एयर या वैक्यूम है जिसमें बहुत अच्छे से दौड़ती है, उसको मज़ा आ जाता है एयर में या वैक्यूम में दौड़ने में। पर जैसे ही पानी में आती है तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी जहाँ 1 थी वहाँ से 1.33 हो गई। ऐसे ही ग्लास में आई तो और डिफ़िकल्टी हो गई 1.5। ऐसे ही ये डायमंड में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, डायमंड में तो चल ही नहीं पाती, इतना ज़्यादा इसको डिफ़िकल्टी है। तो ये क्या मेजर है कि अगर हम एयर से कंपैरिजन करें तो वाटर में इसकी डिफ़िकल्टी जो चलने की है 1.333 टाइम्स है चलने की, इसकी स्पीड की आपने ये ध्यान रखना, डिफ़िकल्टी किस में, डिफ़िकल्टी स्पीड में। कितने टाइम्स इसकी स्पीड को डिफ़िकल्ट हो रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है चलने में। वाटर में इसको डिफ़िकल्टी 1.33 टाइम्स है, और ग्लास में इसको चलने में और मुश्किल आ रही है। डायमंड में तो बहुत ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना मुश्किल आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा उतना ही स्लो चलेगी, स्पीड उल्टा, यानी स्पीड कम, क्योंकि जितनी डिफ़िकल्टी ज़्यादा उतनी स्पीड कम, और जितना हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मतलब उतना ही ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको बेटा याद रखनी है, समझनी है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होगी बेटा उतनी ही स्पीड कम होगी, लेस होगी, स्लो होगा उतना, और जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये ऑप्टिकल डेंसिटी समझ लो एक जैसी है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि क्यों ये वाई डायमंड स्पार्कल्स, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसको करना पड़ता है, चल ही नहीं पाती, उतनी बार उसको बीच में रुकना पड़ता है। तो लाइट जितना रुकती है उतना डायमंड स्पार्कल करता है। चलिए अब हम आ गए ऑलमोस्ट
एंड के करीब अभी थोड़ा इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से करते हैं। अभी तक आपने क्या देखा? आपने अभी तक देखा कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में फ़र्क होता है। कैसे? मुझे याद है एक बच्चे ने क्लास में मेरे से पूछा था कि मैम आप कह रहे हो कि ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, पर वैसे तो यानी ऑयल तैरता है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर तैरता है तो इसका मतलब हल्का है, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की कैसे ज़्यादा हो गई? तो मैंने कहा दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, कि ऑयल तैरता है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे ज़्यादा हो गई? तो यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। मास डेंसिटी तो जो आमतौर पे आप मास अपॉन वॉल्यूम, याद है ना आपको, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कितना डेंस है, कितना मैटर डेंस है, वो वाली है। मास डेंसिटी ऑयल की कम है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की इन कंपैरिजन टू वाटर इज मोर। गॉट इट? अब देखो, ध्यान से देखो, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी के ऊपर। अब देखो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? इट टेल्स, क्या बताते हैं, हाउ मच अ मीडियम स्लोज डाउन लाइट, लाइट को कितना धीमे करता है, कितना गुना कम कर देता है उसकी स्पीड को, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। और ये किस पे डिपेंड करता है कि उस मीडियम के साथ लाइट का इंटरेक्शन क्या है। इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बेटा एन से, कई जगह पे आप देखोगे म्यू से भी है, कई जगह न्यू भी करते हैं, तो ये अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इट्स ए कंपैरिजन। और ये कब बढ़ जाता है? जब जितनी कम स्पीड होगी लाइट की उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अब देखो एयर में अगर 1 है, मैक्सिमम 1 है, तो 1 के कंपैरिजन में हम कह रहे हैं ना कि भाई सबसे ज़्यादा, अब जैसे आपकी क्लास में मान लो बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स आते हैं कि 100% आ गए, सपोज एक बच्चे के 100% है, तो आपका कंपैरिजन करना है, आपके मान लो 80 है, तो हम कहेंगे ना कि 80 ये 100 के कंपैरिजन में आपके 80 हैं, कम है। तो ऐसे ही यहाँ पे यानी आपके कम मार्क्स आए, यहाँ पे जो जितना हम कहें कि कितने % कम है, तो वो 20% आप कहेंगे। तो जैसे यहाँ पे है कि एयर के अंदर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और वाटर के अंदर 1.33 है और ग्लास के अंदर 1.50 है, ये हम क्या बता रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल, कि लाइट को चलने में जितना मज़ा एयर में आता है 1.33 टाइम्स मुश्किल होती है उसको ज़्यादा वाटर में चलने में, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और 1.5 गुना ग्लास में और कम हो जाती है स्पीड। तो ये हाँ आपको पता होना चाहिए। पर अगर हम मास डेंसिटी देखें बेटा, जैसे मैंने अभी आपको ऑयल का एग्जांपल लेके बताया कि वो तो होता है कि कितने कॉम्पैक्ट उसके मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं मैटर के, वो तो अलग है रो। मास डेंसिटी इज टोटली डिफरेंट। आपको जो ध्यान रखना है बेटा दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। आपको ये नहीं ध्यान देना कि उसकी मास डेंसिटी क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन बिहेवियर ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वही जो मैंने आपको भी बताया कि देखा जाए तो ऑयल वाटर से हल्का है, दैट इज वाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, मास डेंसिटी तो कम है, पर अगर हम वैसे देखें, आपने ऑयल रखा, वाटर रखा, आप क्या देखोगे कि जब यहाँ ऑयल से जब वाटर में जाएगी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये डेंसर है कि रेयरर है? ये कौन सा मीडियम है बेटा?
इट इज ऑप्टिकली डेंसर। कैसे आपने कहा ऑप्टिकली डेंसर है? क्योंकि अभी आपने देखा था इसका अराउंड कितना था, ऑयल का कितना है, 1.5 के अराउंड है, 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वाटर का कितना है 1.33। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये रेयरर है। अब डेंसर से जब रेयरर मीडियम में आएगी तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये आपका अगर एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कौन सा एंगल ज़्यादा होना चाहिए? एंगल तो रेयरर मीडियम वाला ज़्यादा होगा, पर यहाँ पे आपने देखा ऑप्टिकल डेंसिटी, बताओ मुझे बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑयल की वाटर की? ऑयल की, यस। तो बट वैसे मास डेंसिटी देखें तो इसकी कम है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑयल इज हायर एंड इन कंपैरिजन टू वाटर। इसकी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए 1.47 या 1.5 के करीब है, और इसका 1.33 के करीब है। चलिए अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होपफुली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई होगी, अब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, स्पीड कम। स्पीड और ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, रिवर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ आपने देखा, अभी हमने देखा था ना बेटा, एरो का साइड चेंज हो गया था, मैंने आपको कहा था, अभी बताती हूँ। यहाँ आपने देखा था कि उधर से आपने खाली गिलास में देखा था एरो वाज गोइंग टू द लेफ्ट साइड, फिर जब उसमें पानी भर दिया फिर आपने देखा, क्योंकि ये राउंड होता है गिलास, तो ये दे गेट लाइट रेज फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड बेंड एंड क्रॉस ईच अदर, और इस क्रॉस करने के दौरान एरो अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, लेटरल इन्वर्जन। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि लेफ्ट साइड जो है, जैसे कि बिल्कुल उसमें आप देखते हो ना बेटा, मिरर में हम अगर अपना राइट हैंड करते हैं तो मिरर वाले हमारे इमेज का लेफ्ट हैंड आता है। तो हेयर सेम केस। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन तो आप इसमें क्या है, आपने देखा, अगर हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, बेटा आप सबने देखी होगा, ये ग्लास स्लैब देखा है, देखते हो ना ग्लास स्लैब, इस पे आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा बेटा कि लाइट रेज को आप वो पेन के थ्रू दिखाएंगे, इंसिडेंट रे, और फिर आप क्या देखेंगे कि लाइट रे जब इस पे एंटर करती है, इट गोज आउट पैरेलल टू दिस। तो ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी भी, आप वो ध्यान से देखना कि हम क्या कहना चाहते हैं उसमें। तो ग्लास स्लैब में आपने देखा कि जब इंसिडेंट रे हम किसी भी उससे कर सकते हैं ना, ये लेज़र बीम से हम दिखा सकते हैं। तो इंसिडेंट रे, ये देख रहे हो आप, इंसिडेंट रे जब इस पे आती है, जब ये रेयरर मीडियम है, देखा ना आपने, एयर से ग्लास में, इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द ग्लास, यानी ये नॉर्मल की ओर बेंड कर रही है, और जब ये बाहर जाती है इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बाहर जा रही है, देख रहे हो बेटा। सो आपने देखा दो इंटरफेस बने यहाँ पे, कौन कौन से दो इंटरफेस बने, पहला है एयर और ग्लास, एयर और ग्लास के बीच का दो, और दूसरा इंटरफेस बना ग्लास और एयर के बीच में, देख रहे हो आप, सेकंड में ग्लास और एयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, ये पहला इंटरफेस बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, और यही अंदर देख रहे हो बेंड हो गई, और फिर जब अब एक इंटरफेस हुआ, डेंसर मीडियम से ये रेयरर मीडियम में आई, देख रहे हो बेटा, डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में आई, आपने देखा ये इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिख रहा है ना बेटा।
तो ये आप एक चीज़ और इसमें ध्यान देना, ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे देखेंगे कि ये इधर देखो यहाँ पे एक है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज एमर्जेंट रे। तो तीन आपने देखे यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, देख रहे हैं आप। और इनमें आपने अगर मान लो हम बीच में ग्लास स्लैब नहीं रखते, अगर सीधी ये रे जाती तो ऐसे जाती। आपने एक चीज़ और नोट की बेटा कि यहाँ पे ये बाहर तो निकल रही है पर इसके पैरेलल है ये, और ये जो डिस्टेंस है बीच का इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वैसे आती तो ऐसे आती, पर अब इसके अंदर से आ रही है तो थोड़ा घूम के बेंड होके फिर आ रही है, पर ये पैरेलल है। आप ये देखो एमर्जेंट रे पैरेलल है, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के पैरेलल ही है एमर्जेंट रे। अब क्वेश्चन होता है कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना बेटा आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। और ये क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कब होगा, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी बेटा ग्लास स्लैब की, ये ग्लास स्लैब है ना, जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना कम थिकनेस होगी उतना कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर ग्रेटर इन इज डी। हाँ, यहाँ पे आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का ज़्यादा है एयर से, तो डी भी ज़्यादा आएगा इसीलिए। और ग्लास कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। अब आपने क्या देखा कि आप कहेंगे कि मैम अभी तो आप बता रहे हो कि रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पर यहाँ तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, यहाँ पे पैरेलल रही है, डायरेक्शन बीच में चेंज हुई थी पर जब बाहर आई है तो सेम है। क्यों यहाँ पे आप देखो ये दो इंटरफेस अभी आपको मैंने समझाया ना बेटा, फर्स्ट इंटरफेस यानी दो का जो कनेक्शन है, दो मीडिया का कनेक्शन, ये भी दो मीडिया हैं। यहाँ पे आपने देखा, अब आपसे क्वेश्चन बेटा ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज नो व्हेन दिस एमर्जेंट रे जो बाहर आती है इट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, व्हाई। इसका क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि जो जितना इसने यहाँ पे बेंड किया था ना बेटा, यहाँ देख रहे हो जितना बेंड किया था इसने उतना ही खोल दिया, यानी उतना ही अवे कर दिया। जितना इसने टूवर्ड्स किया इसने अवे कर दिया, बराबर रहा। जितना इसने किया था एंगल ऑफ ये एमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ पे बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपसे पूछ सकते हैं व्हाई एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, पैरेलल क्यों है भाई, क्यों डायरेक्शन चेंज हुई, इसका आंसर आएगा बिकॉज द टू सरफेसेस, ये देख रहे हो ये ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये सरफेस सपोज एट एन एंगल होंगी तो ये भी वैसे ही एंगल पे बेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सरफेसेस पैरेलल हैं। तो ये जो एमर्जेंट रे है ये भी पैरेलल है इंसिडेंट रे के। तो रे बेंड्स ट्वाइस, दो बार ही मुड़ती है, बट ओनली द पोजीशन चेंजेस नॉट द डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई नहीं बदलती, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। क्यों, क्योंकि दोनों उसके इंटरफेसेस पैरेलल हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और व्हाई इट इज पैरेलल। ये बेटा आप अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये इंसिडेंट रे जा तो रही है ऐसे, अभी आप देखेंगे। अगर मान लो बीच में मैं ये ग्लास स्लैब ना रखूं तो ये सीधी जाती। तो अभी हम ये वाला डेमो देखेंगे। हेलो बच्चे, अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्या लिया बेटा, ग्लास स्लैब ली है।
इस ग्लास स्लैब में मैं क्या आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो इंसिडेंट रे है, देख रहे हो आप लेज़र लाइट, इंसिडेंट रे, ये देख रहे हो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आप देख रहे हो, ध्यान दो बेटा कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, देख रहे हो ये इंसिडेंट रे है जा रही है, ये इंसिडेंट रे है, और जो बाहर निकल रही है ये एमर्जेंट रे है, देख रहे हैं बेटा एमर्जेंट रे, और ये बीच में जो बेंडिंग हो रही है दिस इज़ रिफ्रैक्शन। ये आपका प्रैक्टिकल भी है बेटा, प्रैक्टिकल में आपको ऑल पिन की यूज़ हेल्प करके आपने निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो ये अब इस जगह पे निकल रही है, अगर मान लो मैं ये देख रहे हो, नहीं तो सीधा ये ऐसे जाती, अब ये जा रही है ऐसे। अब जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है दिस इज़ कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप कहोगे ये इमर्जेंट रे पैरेलल क्यों है, एमर्जेंट रे है ना ये वाली, इंसिडेंट रे के पैरेलल है, ये इंसिडेंट रे है, इसके पैरेलल क्यों है, इसके पैरेलल है क्योंकि बिकॉज दीज आर द टू पैरेलल, ये इसमें ये रेक्टेंगल में दो पैरेलल उसकी सरफेसेस हैं, बिकॉज ऑफ दीज टू पैरेलल सरफेसेस। आप देखो ध्यान से बीच में अंदर आपको बेंड होती हुई भी दिखाई देगी, अंदर बेटा ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में आपको दिखेगी वो, ये देखो एक पतली सी रे दिख रही है, बेंड हो रही है, ये देख रहे हो बेटा ध्यान से देखो, अंदर एक रे बेंड हो रही है, दिख रही है, कैन यू सी, ये देख रहे हो बीच में बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज रिफ्रैक्शन। ये देख रहे हो बीच की, ये बीच में बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल, क्यों बेंड हुई है, या एयर और ग्लास का इंटरफेस है, फिर ग्लास और एयर का इंटरफेस है, जितना यहाँ पे इसने बेंड हुई उतनी वहाँ पे देखो, अब बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, बीच में रिफ्रैक्टेड रे भी दिख रही है, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड रे, देख रहे हो, ये देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे बीच में है, बीच में ग्लास स्लैब के बीच में देखो रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे, ये तीनों आपको दिख रही हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये जो इसमें हमने रिफ्रैक्शन को देखा थ्रू ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। चलिए इसके बाद अब आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बच्चे का दौड़ने का या कार के एग्जांपल से समझाया था, ठीक है, इसमें आपने देखा है, मान लो जो लाइट है, एक बच्चा है, ठीक है, दौड़ रहा है, स्टूडेंट ए रन्स एट, ये 3 × 10⁸ बड़ी दौड़ रहा है, बड़ी तेज दौड़ रहा है अपने उस पर ट्रैक पे, पर जैसे ही थोड़ा सा आगे दूसरा स्टूडेंट भी है, ये 2 × 10⁸ यानी ग्लास है, ग्लास में दौड़ रहा है, तो ये थोड़ी स्पीड कम है इसकी, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये दोनों का अगर हम देखें, एक ही उसकी अलग अलग जगह पे स्पीड दिखाई है, तो जो स्टूडेंट ए वर्सेस स्टूडेंट बी, आप देखो यहाँ पे 3 × 10⁸ है, यहाँ पे 2 × 10⁸ है। अगर हम इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें कि ये कितना स्लो है इसके कंपैरिजन में, कितना स्लो है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, तो कितना आ गया, 1.5 टाइम्स स्लोअर है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स लाइट स्लोज डाउन इन ए मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम, लाइट किसी और मीडियम में जो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी स्लो हो जाती है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एन से हम इसको क्या वो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, n = c/v। c क्या है, c को बेटा हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को 3 × 10⁸ के थ्रू हम इसको ये आपको याद कर लो तो अच्छी बात है, c = 3 × 10⁸, ये नॉर्मल वैक्यूम या एयर में इसकी स्पीड है, पर किसी मीडियम में कितनी है वो हम v से बताते हैं। सो अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अगर हम कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होगा, 1 ही है, क्योंकि कोई स्लो नहीं होती, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वैक्यूम में चले या एयर में, 1 का 1 रहेगा। पर अगर
ये क्या अब मुझे ये बताओ 1 से भी ज़्यादा हो सकता है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी? 1 से ज़्यादा तो हो सकता है, क्या 1 से कम भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो दौड़ना है वो वैक्यूम में दौड़ सकता है, उससे वो इससे मज़ेदार तो उसको कोई लगता ही नहीं। मैक्सिमम वैक्यूम, बाकी सब में डिफ़िकल्टी है। फिर हम डिफ़िकल्टी लेवल जितना ज़्यादा वैल्यू n की उतना स्लो है। अब ये थोड़े से आप याद कर लो, ठीक है। एयर की 1 है, देख रहे हो, स्लो नहीं होती। वाटर में 1.33, एयर ट्रेवल्स 1.33 टाइम्स स्लोअर। ग्लास 1.50 ट्रेवल्स 1.5 times slower. Diamond 2.42, light travels 2.42 times slower. So it tells how much a medium slows down light. I think अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना? अब तो क्लियर हो गया होगा। सो इट्स जस्ट ए खाली नंबर ही नहीं है, ये बताता है कि कितना स्लो डाउन हुआ है। अब देखो इस पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन जरूर आता है, 1 और 2 मार्क्स का आता है। या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो आपको स्पीड निकालनी होगी, स्पीड दिया होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा। सी को आप याद कर लो, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बस याद कर लो, बहुत ईजी है। 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। लाइट हैज़ ए स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, कैसे निकालोगे? n = c/v। सी को लिख दो 3 × 10⁸। v कितना दिया हुआ है? 2 × 20.25 × 10⁸ है, ये कट गया। 3/2 ये 1.33। अब इसी का ही उल्टा क्वेश्चन देख लो, ये रिवर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, निकाल लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज कितना? n = c/v। c है 3 × 10⁸। आपको n दिया हुआ है तो v इधर आ गया। v = 3 × 10⁸/1.5। 1.5 × 2 are 3, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या देखा? जितना हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर द स्पीड ऑफ लाइट। और एयर में आपने देखा मैक्सिमम है, वाटर में कम है, फिर ग्लास में उससे कम है, और डायमंड में सबसे कम है। अब बेटा जस्ट वही है, हमने एग्जाम्पल उसी का ही आ गया वही। अब हम आपको बेटा पहली बात, साइंस जो है ना, इट इज़ नॉट मेमोराइजेशन और रट्टाफिकेशन। आपको रट्टे नहीं मारने, हाँ बेटा याद कर लो। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें वो एम्फसाइज कर, बेटा ये तो रट लो, आप बेटा ये तो आप याद कर लो। इट इज़ अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझिए, रट्टे नहीं मारने। अब कैलकुलेशन भी जब करना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो कैलकुलेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई रट्टे नहीं मारना। आप देखो, जब भी आपको कोई भी चीज़ दिया होगा, देखो सी दिया होगा, सी तो आपको याद थोड़ा सा, सी = 3 × 10⁸, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, एक ही बात है। अब ग्लास में स्पीड दी हुई है तो n निकालना है। ये तो आपको पता है कि n जो है हमेशा क्या, ग्लास की जब स्पीड n निकालना है तो n कैसे निकालोगे? c/v, 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5। उसकी डिफिकल्टी है। तो आपको n की वैल्यू 3 हो सकती है। आप बताओ मुझे, क्या कभी लेस देन 1 हो सकती है? यानी लाइट को चलने में वैक्यूम से भी ज़्यादा मज़ा आए कहीं पे? नहीं। 1 इज़ द मिनिमम, 1 इज़ द मिनिमम। 1 से कम नहीं होगी। इक्वल टू 1 एयर में है, ग्रेटर देन 1 तो होती ही है, क्योंकि बाकी सब में उसकी स्पीड कम हो जाती है तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। सबसे ज़्यादा मज़े करती है 1 में। तो कैलकुलेट जब भी करना है, n = c/v,
और ये हमेशा आएगा ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आपका 1 से बढ़कर आएगा ज़्यादा, मोर देन 1, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम के अलावा सब जगह कम हो जाती है वैक्यूम के कंपैरिजन में। लाइट स्लोज डाउन इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। अब ऐसे ही न्यूमेरिकल कोई चैलेंज आता है तो आपने यही देखना है क्या स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी वाटर में। आप मुझे बताओ, क्या लाइट की स्पीड अगर आपको बताया अभी 3 एयर में है या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब ये मुझे बताओ स्पीड क्या कम होगी वाटर में या ग्लास में कि बढ़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो स्पीड कम, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपको। तो अगर बताओ स्पीड ऑन लाइट इन वाटर विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸, बताओ इक्वल होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, यानी कम होगी, लेस देन 3 × 10⁸, तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 होगा। तो ये आपने देखा, इट इज़ लेस देन 2.25 लेस देन, ये देख रहे हो ना आप बेटा, इट इज़ लेस देन 3 × 10⁸। अब बताओ मुझे, आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ क्योंकि अभी इसके बाद आपको साइंस स्टार चैलेंज होगा बेटा। उसमें आपको मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आपने ठीक से जवाब कैसे देंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे अपना नाम, अपना एरिया या स्कूल, कौन सा स्कूल है और एरिया, ये 3 मुझे लिख के भेजेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस स्टार का रिवार्ड मिले, आपका नाम आए, आपका सब जाने आपको। अब ये देखो 2 मीडियम है, रीजनिंग के ऊपर मैं बता रही हूँ, 2 मीडियम है। अब मुझे ये बताओ, एक में इसकी स्पीड जो है लाइट की कितनी है, स्पीड की कितनी है लाइट की स्पीड बेटा, 2.5 × 10⁸। दूसरे में है 2 × 10⁸। आप मुझे बताओ किसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ज़्यादा स्पीड कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम स्पीड ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कम स्पीड किसकी है, ये कम स्पीड किसकी होगी, है दिख रही है जो 2 × 10⁸। तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जिसकी कम स्पीड होगी। तो रीज़न क्या है, लाइट इसमें जो है स्लो चल रही है तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही, किस में लाइट फास्ट चलेगी बताओ मुझे, वाटर या ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ग्लास का 1.5 है, तो स्पीड किस में इसकी लाइट की ज़्यादा होगी, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा स्पीड ज़्यादा होगी। किसका कम है, इसका कम है, तो वाटर में स्पीड ज़्यादा होगी। तो वाटर, रीज़न क्या है, स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर स्पीड। तो ये ध्यान रखना है, हायर एन हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर स्लोइंग डाउन, लोअर स्पीड ऑफ लाइट। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन 4 जैसे यही आपको ऑयल और वाटर का दिया, 1.47 ऑयल का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का 1.33 है। आप बताओ किस में लाइट की स्पीड कम होगी, बताओ किस में कम होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है 1.47, तो वहाँ पे ऑयल में उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ ये आपने मैम फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, एन ज़्यादा तो वी कम, एन कम तो वी ज़्यादा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, उसको चलने में डिफ़िकल्टी आती है। तो अब हम आ गए स्टार चैलेंज पे। स्टार चैलेंज पे अब जल्दी से ये 5 क्वेश्चन में ये आपने सिंपल 1 वर्ड आंसर चाहिए बेटा, मुझे कोई कहानी नहीं चाहिए। आपका नाम, आपका स्कूल और एरिया। आप बताओ मुझे 1.50 है तो
लाइट ट्रेवल्स आपने बताना है स्लोअर और फास्टर, क्या है। एन अगर इतना है वाटर का, ग्लास का इतना है, किस मीडियम में लाइट फास्ट दौड़ेगी। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, सब मैं बता चुकी हूँ। आ मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, नेम दैट मीडियम। कंप्लीट द चेन, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लोअर क्या होगा। तो टॉप परफॉर्मर को मैं नेक्स्ट अपने उसमें साइंस स्टार्स में आपका नाम और उसके, और एक बोनस क्वेश्चन भी है, अगर कोई बच्चा लिखेगा आई विल बी वेरी हैप्पी। तो फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजेशन, रटना नहीं है। थिंक फर्स्ट, कैलकुलेट लेटर। अब अगली मेरी वीडियो में बेटा आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे। अभी तक तो आपने देखा था कि इसके दोनों इंटरफेसेस, दोनों सरफेसेस पैरेलल थी, तो जो एमर्जेंट रे थी वो पैरेलल आई। पर अगर मान लो इसको हम इसके जो इंटरफेसेस हैं, अगर हम थोड़ा सा, क्या हम कन्वर्ज कर सकते हैं? क्या हम इसको कोई और तरीके से अगर ग्लास को यूज़ करें तो क्या लाइट रेज एक्चुअली बेंड कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? यहाँ तो पैरेलल थी, तो हम बाकी उसमें अगले वाले उसमें हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बेटा इससे मिलेगी विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस। I'll explain you each and everything so that you have no difficulty, किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सको। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।